आपने अपनी किताब में लिखा है कि जो लोग हिंदी बोलते थे या हिंदी में लिखते थे उन सबको संघी माना जाता था। सच बताऊं तो इसका जो बहुत बड़ा नुकसान रहा, जिसको अब मैं देख पाता हूं 30-35 सालों के बाद, वो नुकसान ये था कि बहुत बड़े छात्रों की एक बहुत बड़ी जो संख्या थी वो रिएक्शन में दक्षिणपंथी होती गई। यस। कि जब तुम हमें यही मानोगे तो हम चलो हम वही यही हैं। वही हैं। देखिए ना, बहस कहाँ तक चली जाती है। बहस ये हो जाती है कि उर्दू को आप, अगर उर्दू को लेके किसी नेता ने कुछ कह दिया, आप उसको इस तरह से उर्दू को डिफेंड करने लगते हैं जैसे उर्दू मुसलमानों की भाषा होती है। आप खुद से उस ट्रैप में जा रहे हैं जो ट्रैप सामने वाले ने फेंका है। उर्दू को इस समय मुसलमानों की भाषा कहना, उर्दू के साथ उर्दू को न समझ पाने का। आप देखिए कि उर्दू के जितने समकालीन शायर हैं, तहजीब हाफी का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, और लाखों आबादी इस देश में है जो तहजीब हाफी करती है। हिंदी विभागों में जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है, जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं उससे खुद नहीं कनेक्ट कर पाता हूँ। जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा होता हूँ, मैं ये देख रहा होता हूँ, वो इस कविता की व्याख्या का मतलब वो नहीं समझ पाते हैं कि आखिर क्यों, इसको पढ़ने से क्या होगा। आज हमारे सामने मैं सैकड़ों बच्चों को पढ़ाता हूँ हर साल। उन सैकड़ों बच्चों में मुझे ऐसे 5 या 10 भी नहीं मिलते हैं जो हिंदी शुद्ध लिख सकते हैं। ये देश जो मूलतः अगर उत्तर भारत को देखें तो हिंदी भाषी देश है, या फिर तमिल भाषी है, तेलुगु भाषी है, कन्नड़ भाषी है, पंजाबी भाषी है, जो लोकल भाषाएं हमारी हैं, जिनको मजाक में वर्नाकुलर कह दिया जाता है मजाक उड़ाने के लिए, उनका देश है। बचपन से हम वही भाषा बोलते हुए बड़े होते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो अचानक हमको पता चलता है कि अंग्रेजी अगर नहीं आती है तो सब पढ़ाई बेकार है। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज है संडे, दिन के 2 बजे और क्रेडिबल किताब में आज हम एक नई किताब और नए लेखक के साथ हाजिर हैं। किताब नई है, लेखक हमारे स्क्रीन पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, वैसे तो बहुत पुराने हुए। प्रभात भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, टीसीएच के स्टूडियो में मुझे बुलाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि लेखक के रूप में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। प्रभात भाई पुराने दोस्त हैं और प्रभात भाई यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज में पढ़ाते भी हैं। कहानी और उपन्यास के लिए कहानीकार के रूप में आपकी पहचान है। शानदार कहानियां उनकी लगातार आती रही हैं। अभी पिछले साल उनका एक उपन्यास आया था किस्सा ग्राम के नाम से, और इस साल जो उनकी किताब आई है, इसका टाइटल सुनकर चौंका तो मैं भी था। टाइटल है इसका हिंदी मीडियम टाइट। अब देखिए, जो मेरे दर्शक हैं, मैं जानता हूं ज्यादातर हिंदी मीडियम वाले ही हैं। छोटे शहरों से आते हैं, या तो दिल्ली में एडमिशन मिल जाता है या फिर सीधे दिल्ली में नौकरी करने जाते हैं। अच्छा खासा सब कुछ आ रहा होता है, इंटरव्यू में बैठते हैं और जब अंग्रेजी में लगातार सवाल पूछे जाते हैं तो जो पता होता है उसका जवाब भी नहीं दे पाते हैं। ये देश जो मूलतः अगर उत्तर भारत को देखें तो हिंदी भाषी देश है, या फिर तमिल भाषी है, तेलुगु भाषी है, कन्नड़ भाषी है, पंजाबी भाषी है, जो लोकल भाषाएं हमारी हैं, जिनको मजाक में वर्नाकुलर कह दिया जाता है मजाक उड़ाने के लिए, उनका देश है। बचपन से हम वही भाषा बोलते हुए बड़े होते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो अचानक हमको पता चलता है कि अंग्रेजी अगर नहीं आती है तो सब पढ़ाई बेकार है। इसीलिए छोटे छोटे शहरों में अंग्रेजी मीडियम की कोचिंग चलती हैं जो अंग्रेजी बोलना सिखाती हैं। अब तो नहीं, हमारे ज़माने में रैपिडेक्स इंग्लिश कोर्स आया करता था जिसको पढ़ के लोग अंग्रेजी बोलना सीखते थे। और सारे तमाशों से आप परिचित हैं। मैं एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो पूछा ही जाता है, जिसके लिए सब तैयार होकर आते ही हैं। ये किताब क्यों? अच्छा खासा उपन्यास लिखा, पिछले साल हम तो उम्मीद कर रहे थे नया उपन्यास आएगा, और अचानक हिंदी मीडियम टाइट। ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है मेरे जीवन की, एक ऐसी घटना है मेरे जीवन की जिसको कि मैं चाहता था कि मैं लिखूं। तो मुझे ये लगा कि मैंने जीवन का एक बड़ा हिस्सा, जो एक बड़ा अनुभव, कि मैं एक बहुत छोटे से शहर से एक बड़े विश्वविद्यालय के एक बड़े कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में पढ़ने आया, हिंदी पढ़ने आया। लेकिन वहाँ जो मेरे अनुभव रहे, वो मैं ऐसा नहीं कह सकता बहुत कड़वे रहे, लेकिन जैसा कि आपने बातचीत में कहा कि हिंदी पढ़ने का, हिंदी सीखने का ही चलन नहीं है। छोटे शहरों में भी इंग्लिश सिखाने के, इंग्लिश सुधारने के बहुत सारे कोचिंग होते हैं। कभी मैंने आज तक ये नहीं देखा हिंदी सुधारने का कोई कोचिंग चलता हो। मतलब आप आज भी, सही बात है, टेक्नोलॉजी के दौर में भी आप शुरू करें हिंदी सुधारने का। हिंदी एक ऐसी भाषा मान ली गई है जिसके लिए कुछ आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। तो पढ़ते हुए मेरे ऐसे अनुभव रहे, लेकिन ये अनुभव ऐसे भी नहीं रहे कि जिसको मैं ये मानूं कि मैंने कुछ नहीं सीखा, मैंने एक नई दुनिया देखी। पता चला, सबसे पहले बात हमें यही लगी कि हमें तो इनके जिस कॉलेज में है, जिन लोगों के बीच में पढ़ रहे हैं, हमें तो ऐसी भाषा बोलनी चाहिए। तो बहुत सारा समय अपनी जो भाषा सीखने आए थे उससे ज़्यादा उस भाषा को सीखने में लगा दिया, उसके जैसा होने में लगा दिया, वो सब पढ़ने में लगा दिया कि हम शायद ये सब करके हिंदुआइट हो जाएंगे।
हाँ, जब- ये वाला सवाल बड़ा मजेदार था, ये मैं पूछता ही आपसे। आपने अपनी किताब में लिखा है कि जो लोग हिंदी बोलते थे या हिंदी में लिखते थे उन सबको संघी माना जाता था। अब इसका क्या मतलब हुआ? तब तो मैं जहाँ देवरिया गोरखपुर से आता हूँ वहां तो कोई अंग्रेजी में नहीं, बोलता ही ये लिखता नहीं मतलब था। एक बहुत अजीब बात है, आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि कैंपस के खास करके हिंदू कॉलेज, स्टीफेंस कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, या हंसराज कॉलेज, ये 3-4 जो उस समय बहुत अच्छे कॉलेज माने जाए, SRCC, ये कॉलेज अच्छे माने जाते। कैंपस के सारे कॉलेज वैसे नहीं माने जाए, लेकिन इन कॉलेजेस में जो लोग, ABVP उस समय बहुत छोटी सी संस्था थी, कोई ऐसी आज जैसी है ऐसी नहीं थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में उसका अस्तित्व ठीक था, कैंपस में न के बराबर था। तो यहाँ पे ये था कि वही लोग हिंदी बोलते थे जो ABVP के कार्यकर्ता होते थे। अच्छा। तो ये मान लिया कि अगर हिंदी बोल रहा है तो ज़रूर ABVP, क्योंकि SFI में हिंदी बोलने वालों के लिए कोई जगह नहीं थी। NSUI एक ऐसा छात्र संगठन था जिसमें मतलब एग्रेसिव संगठन था उस समय, NSUI सबसे ज़्यादा कैंपस में। तो NSUI से लोग जुड़ते हुए डरते थे, अच्छा। क्योंकि उसमें छवि उसकी अलग थी। मतलब एक गुंडा नहीं कहना चाहिए, एग्रेसिव स्टूडेंट वाली छवि होती थी। ABVP के सबसे कार्यकर्ता कैंपस बहुत दबे सिकुड़े से रहते थे, हिंदी में नमस्कार करते थे। तो नमस्कार करने का मतलब है कि आप ABVP के हो। तो नमस्कार किया तो नमस्कार ABVP, गुड मॉर्निंग किया तो गुड मॉर्निंग कम्युनिस्ट। किया तो आप SFI के हैं। कमाल है। मैंने SFI ज्वाइन किया सबसे पहले, मैंने सोचा कि इससे जुड़ के मैं शायद अंग्रेजी दांत जैसा हो जाऊंगा। अच्छा। SFI वालों ने मुझे बहुत महत्व नहीं दिया, क्योंकि फिर मैंने खुद ही पाया कि वहाँ ठीक है मैं कविताएं सुना लेता था, धूमिल से लेके पाठ से लेके। तो शाम वाम के समय जब महफिल होती थी कविताएं मुझसे सुन लेते थे, इससे ज़्यादा मेरा उपयोग नहीं करते थे। तो फिर क्योंकि मैं वहाँ फिट नहीं हो पा रहा था। लेकिन साहित्य वाले पूरी चीज पे आऊंगा, मैं किताब पे भी लौटूंगा, लेकिन ये एक सवाल चूंकि बात चल रही है तो इसको पूरा कर ही लेते हैं कि इसका कितना नुकसान हुआ। जो कुछ हिंदी है, जो कुछ लोकल है, जो कुछ वर्नाकुलर है, यहाँ तक कि कोई पूजा पाठ करता है, तो वो सारा कुछ जो है, ऐसा नहीं कि समाज के अंदर कोई दिक्कत थी, लेकिन एक जो एलिट क्लास आया था जो अपने आप को सबसे क्रांतिकारी कह रहा था, और जो लोग सबसे पहले एडजस्ट किए सब बदलने के बाद, बिल्कुल। सबसे पहले लोग वही हैं जिन्होंने एडजस्ट किया। उन लोगों ने जिस तरह से विलन बना के रख दिया था, क्योंकि मैं गोरखपुर की भी घटनाएं जानता हूं इस तरह की, और किताब आपकी है तो, लेकिन यह है हम सब की, हम सब हिंदी मीडियम वालों की ये किताब है। तो इस तरह की चीजें हमने भी अपने लेवल पे झेली कि अगर आप जरा सा भी कोई पूजा पाठ कर रहा है तो तुरंत उसको किनारे कर देना और ये कर देना। इसका कितना नुकसान हुआ? केवल राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे सामाजिक उसमें आपको लगता है कितना नुकसान हुआ? रिएक्शन पैदा हुआ होगा, बहुत लोगों में रिएक्शन की जाओ हम तो ऐसे ही रहेंगे, बहुत लोग कुंठित हुए होंगे। बहुत बड़ा जो नुकसान, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बुनियादी सवाल है जो पूछा जाना चाहिए था। आप मुझसे पहली बार किसी ने पूछा, और मैं सच बताऊं तो इसका जो बहुत बड़ा नुकसान रहा, जिसको अब मैं देख पाता हूं 30-35 सालों के बाद, वो नुकसान ये था कि एक बहुत बड़ी जो छात्रों की एक बहुत बड़ी जो संख्या थी, वो रिएक्शन में दक्षिणपंथी होती गई। यस। कि जब तुम हमें यही मानोगे तो हम तो चलो हम वही यही हैं। हैं। तो वो लोग ABVP से जुड़ना नहीं चाहते थे। मैं मान लीजिए जुड़ा था, थोड़े दिनों के लिए जुड़ा था, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोग ABVP से, मैंने लिखा भी है, और इस चीज़ से मैंने कभी इस चीज़ को छुपाने की कोशिश नहीं की कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था। हमारे नेता राकेश सिन्हा थे, हम लोग ABVP के लिए कैंपस में काम करते थे। लेकिन कैंपस में काम करने के बावजूद भी हमें ऐसा नहीं था कि हम उनके जैसे होना चाहते थे। हम खुद वो नमस्कार करके और कुर्ता पैजामा पहन के अलग छवि बना के नहीं रहना चाहते थे, लेकिन हमें भाषा के कारण मजबूर किया जाता था। हमें से मेरा मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग ABVP से जुड़ जाते थे। वो प्रछन्न रूप से, खुलेआम नहीं भी जुड़ते हैं वो प्रछन्न रूप से, लेकिन वो सब दक्षिणपंथी होते जाते थे। जो एक पूरी जो इसको राजनीतिक रूप से देखें या सामाजिक रूप से देखें, ये प्रतिक्रिया बहुत बड़ी थी, जो मुझे बाद में समझ में आई कि 90 के दशक में बहुत बड़ी आबादी, क्योंकि उस समय अंग्रेजियत का दौर, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एकदम से अंग्रेजी बहुत केंद्रीय भाषा और उसके प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा था। ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव था। इसमें यह माना जा रहा था कि सिर्फ यही एक भाषा है जो दुनिया भर में रोजगार देगी। तो उसकी वजह से भाषा के रूप में हिंदी को अचानक से 90 के दशक में हिंदी भाषी लोगों को बहुत अपने आप को पिछड़े होने का अनुभव होने लगा, और वो रिएक्शन दक्षिणपंथी होने के रूप में हुआ। वो रिएक्शन धार्मिक प्रतीकों को अपनाने में हुआ कि सरस्वती पूजा हम करेंगे। हिंदू कॉलेज के कैंपस में, हॉस्टल के कैंपस में सरस्वती पूजा नहीं होती थी, सरस्वती पूजा होने लगी कि हम देशी ढंग से रहेंगे। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उसको ABVP से ही जोड़ कर देखें, एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे न्यूट्रल लोगों की भी थी जो उनके जैसे नहीं थे, इनके जैसे भी नहीं थे, लेकिन वो हिंदू धर्म, अपने धार्मिक प्रतीकों, धार्मिक चिन्हों के साथ रहते थे, वो पूजा पाठ करते थे और उसको छुपाते नहीं थे।
अच्छा, किताब की ओर लौटें। हमारे दर्शकों को अक्सर ये शिकायत रहती होगी कि यहाँ पर कुछ रस भरी बात नहीं होती है, बड़ी गंभीर गंभीर बात होती है। तो यहाँ एक पूरा भैया वाला मामला पूरा बनता है इस किताब में। जब मैं पढ़ रहा था तो मुस्कुरा रहा था कि लड़कियां भैया कहती थी और आप जगत भैया टाइप के बनते चले जा रहे थे। इसको मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि देखिए, एक उम्र होती है जिसमें आकर्षण भी होता है, जिसमें मन करता है कि हमारे आसपास भी हर तरह के लोग रहें, लड़के रहते हैं तो लड़कियां भी रहें, और एक पूरा कल्चरल डिफरेंस आता है सीतामढ़ी से सीधे दिल्ली। तो इसमें वो भैया वाले को आपने कैसे हैंडल किया? बहुत मजेदार तरीके से। देखिए, एक बात मैं हर बार हर शो पे कहता हूँ, किताब का मजा पढ़ के मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारी बात सुन लें और हिंदी मीडियम टाइट आप पूरी पढ़ लें, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सस्ती, बहुत पतली सी किताब है, ऑनलाइन अवेलेबल है अमेजन पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके खरीदिए, पढ़िए, आनंद आएगा। 2 सीटिंग 3 सीटिंग में आप पढ़ जाएंगे, आनंद बहुत आएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ जी। नहीं, भैया का ये था कि देखिए, इसको इस तरह से समझना होगा, डीयू में कुछ कॉलेज या मतलब कुछ लड़कों को भैया माना जाता था। वो उस तरह के लोग होते थे जो हिंदी भाषी होते थे, पहनने ओढ़ने में थोड़ा अलग तरह, कुर्ता पजामा पहन ले, जीन्स कुर्ता पहन ले, या फैशन वाले कपड़े भी पहने तो मतलब तो हाँ, उतने ढंग से पहनने नहीं ना है, पहन बिल्कुल, पाए, पता ही मतलब ना हो वो कौन सा ब्रांड है, आप कौन सा नहीं बोलते है। ही पकड़ में आ यस, जाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसी लड़कियां भी हो, उनको बहन जी कहा जाता था, बहन जी कॉलेज। हाँ, जैसे बिल्कुल। आईपी कॉलेज है, उसको बहन जी कॉलेज कहा जाता था, क्योंकि वहाँ की लड़कियां सलवार सूट पहन के और दुपट्टा वहाँ पे बताइए। डाल के आती थी। वो व्यापारी समुदाय की लड़कियां ज़्यादातर पढ़ती थी। ये किताब का आइडिया ही बेसिकली उसी से आया। मैं एक दिन मीरा जौहरी जी से बात कर रहा था, जो प्रकाशक हैं इसकी, राजपाल एंड सन्स की। तो उन्होंने कहा कि मतलब मैं बात अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर कर रहा था। मैंने कहा कि आईपी कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो उसका अच्छा है। तो उन्होंने कहा नहीं, बहन जी कॉलेज में मत पढ़ाना उसको, उसको मिरांडा हाउस LSR में पढ़ाना। मैंने कहा मैं तो खुद ही भैया था। उन्होंने कहा हिंदी बोलने वाले जो लड़के होते थे उनको भैया कहा जाता था जी। मैं अगर बहुत जगत भैया हो गया, उसका कारण ये था कि हर दौर में ऐसे कुछ लड़के होते होंगे हिंदी माध्यम में भी जो बहुत पॉपुलर हो जाते थे। तो मैं बहुत था, तो कोई काम करवाने के लिए अगर कोई लड़की आती तो भैया कहती थी, भैया मेरा ये बस पास बनवा दो, भैया मेरा ये माफ करवा। छोटे छोटे काम क्या होते हैं, लाइब्रेरी में फाइन माफ करवा दो, मैं करवाता था। मैं छात्र नेता था। तो भैया इसलिए कहती थी। लेकिन ये ऐसा बना कि बहुत सारी थिएटर ग्रुप में चलाता था, इब्तिदा नाम था जिसका, जिसको इम्तियाज अली के नाम से जाना जाता है। तो उस थिएटर ग्रुप में सब जूनियर्स थे, तो सर कहें या भैया कहें, नाम लेके नहीं। एक चीज़ और थी कि जैसे 2 अंग्रेजी ना आपस में मिलेंगे तो अब मैं आपको अशोक कहूँगा, आप मुझे प्रभात कहोगे। उम्र का उसमें कोई फासला नहीं। मैं पुष्पेश पंत कोई पुष्पेश ही कहूँगा, और बुरा नहीं माने, पुष्पेश जी कहूँगा, थोड़ा सा असहज हो जाएंगे। लेकिन कोई हिंदी वाला जब मिलेगा दूसरे से तो वो पहले जी जरूर लगाएगा। ये सब हम ज़्यादा संस्कारी लोग थे हमारे अंदर, तो उससे भी फर्क होता था। तो भैया ये था कि मैं सब काम करवाने वाली लड़कियां जिनको वो सब भैया कहती थी, फिर एक भैया के रूप में चल गया। तो मैंने भैया होने पे ही ज़्यादा ध्यान दिया, दूसरी चीज़ों पे। ये हिंदी मीडियम टाइप से हिंदी मीडियम टाइट तक की जो आपकी यात्रा रही है, इसका शीर्षक मुझे बहुत मजेदार लगा। जब HMT में पढ़ रहा था, हिंदी मीडियम टाइप को HMT कहते थे, और फिर मुझे शीर्षक पे ध्यान गया कि अच्छा, टाइप से टाइट ये हुआ है। हम लोगों ने 90 के दशक से अभी तक हिंदी को बदलते हुए भी देखा। बिल्कुल। एक जमाना था जब हिंदी के लेखक को माना जाता था कि थोड़ा फटा एक आध छेद हो कुर्ते में, अगर वो हिंदी का मास्टर नहीं है तो मास्टर भी बेचारे ऐसे ही रहते थे, तनख्वाह इतनी नहीं हुआ करती थी। अफसर अगर नहीं है तो IAS है तो बात अलग है, वो अलग से दिखता था। उसके अलावा यही था, झोला लटकाए हुए हैं, सस्ती सिगरेट पीने वाले, सस्ती शराबें पीने वाले, और किसी भी होटल में, किसी भी होटल में रुक जाएंगे, उनको धर्मशाला में रुकवा दो, होटल में रुक जाओ, पैसे देने की तो कोई बात ही नहीं है। वहां से यहाँ तक की यात्रा आई है जब हम ठसक से कहते हैं कि भाई एयर फ्लाइट तो देनी पड़ेगी, कौन से होटल में रुकवा रहे हो, पैसे भी मिलते हैं, और लिखा भी जा रहा है। मुझे लगता है कि ज़्यादा लिखा जा रहा है, और कई बार मजबूती से लिखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि लिखने से समझौता करके ये सब हो रहा है। मैं वो थ्योरी नहीं मानता हूँ कि सब बिक गए, होटल से कोई क्या खरीदेगा किसी को। तो ये जो यात्रा हुई है ग्लोबलाइजेशन के बाद, हिंदी जिस तरह से मजबूत हुई है और हिंदी का मार्केट जिस तरह से बढ़ा है, जैसे मैं आज बता रहा हूँ कि बड़े बड़े अंग्रेजीदा चैनल वाले लोगों ने यूट्यूब चैनल शुरू किए, लेकिन रवीश को जिस तरह से देखा जाता है, अजित को देखा जाता है, या अभिसार को देखा जाता है, आपको देखा या थोड़ा बहुत मान लीजिए हमको देखा जाता है, वो सफलता वो लोग नहीं पा पाए। तो हिंदी मीडियम जिस तरह से टाइट हुआ है, और आप उस यात्रा के गवाह रहे हैं, आप उस जमाने से पॉपुलर लिटरेचर की वकालत कर रहे हैं जब हम लोग भी आपको ट्रोल कर दिया करते थे कि क्या फालतू की बात कर रहे हैं। तो पूरी यात्रा आप कैसे देखते हैं, और खासतौर पर जो नए लेखक हैं, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, उनको लेकर किस तरह से इस पर बात करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है ये। तो देखिए, यात्रा समय लेके बताइए। पूरा समय ये है कि
90 के आसपास तो मैं जब आया था दिल्ली में, तो दिल्ली में हिंदी का कोई माहौल ही नहीं था। हम ये सोच ही नहीं सकते थे कि अगर हम हिंदी पढ़ेंगे तो अधिक से अधिक क्या करेंगे, किसी हिंदी अखबार में पत्रकार बनेंगे। हमारा कैरियर देख लिया जाता था, लड़कियां इसलिए हमसे दूर चली जाती थी कि इस सही आदमी बात का कैरियर अधिक से अधिक क्या होगा, हिंदी के किसी अखबार में जर्नलिस्ट हो जाएगा, या असिस्टेंट फिर हिंदी के टीचर हो हिंदी जाएंगे, का टीचर या हो हिंदी जाएगा, अनुवादक हो और हिंदी जाएंगे। अनुवादक की तब कोई कुछ भी नहीं माना जाता था। हाँ। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आया, पहले अनुवाद की वजह से, लेकिन सबसे जो बड़ा बदलाव है एक 2000 के आसपास अगर आप ध्यान दें तो हिंदी में जो सबसे बड़ी बहस 2000 से लेकर 2008 तक चली, वो बहस क्या थी कि हिंदी को अगर बचाना है इसको रोमन लिपि में लिखा जाना चाहिए। और उस समय आपको आश्चर्य होगा कि जो बड़े बड़े अनुबंध हुए, कम से कम मैंने सुरेंद्र मोहन पाठक के अनुबंध देखे हैं जो सबसे बड़े लोकप्रिय लेखक हैं, तो इनके साथ जब बड़े प्रकाशकों ने अनुबंध किए तो उन लोग उसमें अनुबंध में होता था कि आपकी किताब को हम देवनागरी लिपि के साथ साथ रोमन हिंदी में भी छापेंगे। रोमन हिंदी के भी राइट वो ले लेते थे। तो रोमन हिंदी को लेकर बहुत बहस चल रही थी। रोमन हिंदी मतलब अंग्रेजी में, अंग्रेजी में RM, बिल्कुल, राम लिखना है तो RM लिखिए। तो रोमन हिंदी को लेकर असगर वजाहत जैसे लेखक ने अखबार में लिखा, इसको लेकर लेख कि हिंदी को बचाने की बड़ी ज़रूरत है। बड़े बड़े सेमिनार हुए जिसमें प्रकाशक कहते थे, वो प्रकाशक जो अंग्रेजी से हिंदी में आए थे, उनको ये लग रहा था कि अगर हम रोमन कर दें तो हम शायद एक नई जमीन। इतिहास की एक बात बताऊं कि सुभाष चंद्र बोस भी इसका समर्थन करते थे। जी बताइए। अरे वाह, ये बहुत दिलचस्प बात आपने बताई। तो ये था कि रोमन हिंदी तो के कारण, लेकिन वो बहस और 2008-9 तक हमें खुद लगने लगा था कि ये प्रकाशन, कोई प्रकाशन तो कहता है नहीं किताब नहीं बिकती है, किताब बेचने का कोई जरिया नहीं, हिंदी की किताबें 400-500 बिकती हैं, तो ये हिंदी कहाँ विकसित हो रही। सारी पत्रिकाएं जो पहले लाखों में छपती थी वो छपना बंद हो गई। सबसे बड़ी पत्रिका थी हंस थी, जो एक साहित्यिक पत्रिका थी। तो ऐसे दौर में अचानक टेक्नोलॉजी ने आके हिंदी को बदला है। देखिए, रोमन हिंदी लिखने वाला प्रयोग तो सफल को लेके जो बहस चली उससे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से हिंदी बढ़ी यूनिकोड से, वो भी रोमन में हिंदी लिखती है। टाइप रोमन में करते हैं, दिखता हिंदी में है। तो अंततः वही थ्योरी चली, एडजस्टमेंट है। वो टेक्नोलॉजी ने उसी थ्योरी को, हिंदी को लोकप्रिय बनाने का साधन बना दिया। और ये बहुत 2003-2004 के आसपास बाहर के अखबारों में, बाहर की मीडिया में, जैसे गार्डियन वीकली ने 2003 में ये सर्वे छापा था, एक रिसर्च पेपर छापा था। इसमें लिखा हुआ था कि आने वाले 10 सालों में अंग्रेजी के सामने जो भाषा सबसे बड़ी थ्रेट होगी, जिस भाषा से अंग्रेजी को सबसे ज़्यादा खतरा होगा, वो भाषा हिंदी होगी। और मैं उस समय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में बहुवचन नाम की एक पत्रिका का संपादक था। मैं बड़ा, क्योंकि इसलिए मेरे एक्सेस थी बहुत सारी चीज़ों की, तब इंटरनेट इतना आसान नहीं था एक्सेस करना। तो हम लोग बहुत चौंके इस बात को लेके। अशोक वाची VC थे, हम लोग उनसे ही मैंने जाके बताया कि ऐसा उन्होंने कहा है। तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा कोई कारण तो नहीं दिखता है ऐसा होने का, क्योंकि इस समय देखो हम तो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हिंदी को हिंदी में बचा लें। ये कह रहा है कि हिंदी अंग्रेजी के सामने खतरा हो जाएगा, जबकि अंग्रेजी से ही के सामने हिंदी खत्म हो रही है। 91 के बाद जो बाजारवाद का पूरा दौर आया, बाजार की भाषा हिंदी नहीं थी, लेकिन टेक्नोलॉजी के बाद आप देखिए कि हर बड़ा ब्रांड हिंदी में अपनी चीज़ें लाता। तो हिंदी अब अनिवार्य भाषा की तरह उभरी है। ये टेक्नोलॉजी ने पैदा किया, जिसको कि 2003 में लोग नहीं समझ पा रहे थे कि अगर गार्डियन वीकली ये कह रही है अंग्रेजी के सामने थ्रेट होगा तो आखिर वो क्या कारण होगा। वो कारण टेक्नोलॉजी था, जिसने जैसे ही एक क्रांति की तरह है। आप देखिए कि जिसने यूनिकोड का आविष्कार किया होगा, जिसने यूनिकोड बनाया होगा, कितना बड़ा आदमी रहा होगा, उसकी पूजा की, उसकी तो मूर्ति बनाई जानी चाहिए, लेकिन कोई उसका नाम नहीं जानता है। वो आदमी कौन था, वो समूह कौन था, शायद ये तो गूगल समूह ने बनाया होगा, किसी ऐसे ही समूह ने बनाया होगा, लेकिन किन गुमनाम लोगों ने हिंदी आइडिया दिया होगा, किन गुमनाम लोगों ने हिंदी की इतनी बड़ी क्रांति पैदा कर दी। उसके दिमाग में वही बीज चल रहा होगा, रोमन में हिंदी को लिखना है, हिंदी को बचाना है। तो उसी दौर में ब्लॉगिंग शुरू हुई और उसके बाद हिंदी की पूरी जो सबसे बड़ी जो हिंदी की दिक्कत थी, पता है क्या है? वो दिक्कत ये थी, कनेक्टिविटी नहीं थी। आप ग्वालियर में रहते थे, मैं दिल्ली में रहता था, कोई भोपाल, गिरिराज किराड़ू जयपुर में रहते थे, अलग अलग शहरों के लोग। हम लोग तो खैर इंटरनेट के ज़माने में जुड़ गए थे, लेकिन पहले क्या था, लोग पत्र लिखते थे एक दूसरे को, फिर पत्र के जवाब आते थे। तो कनेक्टिविटी नहीं थी। कोई बड़ी घटना हिंदी की हो रही है, वो तभी लोगों को समझ में आती थी जब वो अलग अलग पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी। तो हिंदी का दायरा जो बहुत बड़ा था, वो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाता था। और इसी की वजह से मठाधीश महत्वपूर्ण हो गए। कोई नामवर जी ने कहा, या जो भी बड़े लोग थे, ये सब ऐसे बड़े नाम थे जो सबसे पहले जुबान पे आ जाते हैं। बिल्कुल, ये लोग जो कहते थे, सबके साथ उनका सम्मान भी था। और कोई बड़ा उपन्यास हिंदी में है, ये हमें कैसे पता चलता था? हमें तब ये ऐसे पता चलता था कि इंडिया टुडे ने एक वार्षिकी निकाली, पहली वार्षिकी का, साहित्य वार्षिकी का जो पहला अंक था,
उसमें कुछ प्रमुख लेखकों से, नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, जो 2 नाम मुझे याद हैं, कुछ और भी, अशोक वाजपेयी भी शायद थे। इन सब लोगों से पूछा गया था कि 10 सर्वश्रेष्ठ उपन्यास अपनी पसंद से आप बताएं। उसमें मैंने देखा कि कसब नाम का एक उपन्यास है जो सबकी सूची में है। मैंने उस उपन्यास का नाम नहीं सुना था, और लेखक का नाम तो सुना था क्योंकि वो टेलीविजन सीरियल देख चुके थे, तो घर घर का नाम था, हाउस होल्ड नेम थे वो। लेकिन ये कसब क्या है, तो मैंने कसब, इस तरह के नौकर की कमीज क्या है, ये तभी पता चलता था जब कोई बड़ा मठाधीश, जैसा कि आपने कहा, कि वो जब घोषणा कर देता था कि ये सब बड़े हैं, तो बड़े मान लिए जाते थे। आज ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने कोई भी ऐसी बड़ी घटना नहीं है जो फेसबुक के माध्यम से हिंदी समाज को न, तो कनेक्टिविटी का जो बहुत बड़ा तत्व था उसको इसने पूरा किया। साधन नहीं थे लोगों, लेखक और पाठक के बीच की दूरी कम कर दी, बिल्कुल कम हो गई। जो बीच के मध्यस्थ थे उनको काफी गायब, पाठकों की भूमिका इतनी अधिक बढ़ गई है कि आप ये देखिए, मतलब इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए। गीतांजलि श्री का उपन्यास, उनको बुकर पुरस्कार मिला, उसके बाद पाठकों ने जिस तरह से उस उपन्यास को लेकर प्रतिक्रिया की है वो आश्चर्यजनक था। पहले ये प्रतिक्रियाएं दबा दी जाती थी क्योंकि उनके पास कोई माध्यम नहीं होता था अपनी बात को रखने का। पत्रिकाओं में लोग पत्र लिखते थे, पत्र तो संपादक ही छापेगा ना, मैं वही पत्र छापूंगा जो मुझे छापना होगा। बिल्कुल। तो वो जो दबाव, वो जो था, कुछ संस्थाएं सब कंट्रोल करती थी, वो कंट्रोल खत्म कर दिया टेक्नोलॉजी ने। और आज हर आदमी के पास, आज देखिए कि आप एक इतना बड़ा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, मैं वेबसाइट चला रहा हूँ, मतलब हम लोग सब काम कर सकते हैं और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं होने का मतलब कोई नकारात्मक नहीं है, लेकिन हम अपने चीज़ों को अराजक नहीं किया, आपको नहीं लगता है? देखिए, जब बड़े पैमाने पर बदलाव होता है तो अराजकता तो आती है, बड़ी क्रांतियाँ होती हैं, तो दो चार उस तरह से, जैसे जेपी आंदोलन को लेकर सबसे बड़ा आप भी कहते हैं कि भाई उसमें एक बड़ा फ्रिंज एलिमेंट आया जिसने उस आंदोलन को बाद में खराब किया। लेकिन बड़ी क्रांति तो थी, बड़ा बदलाव तो था। धीरे धीरे देखिए, बहुत अराजकता बहुत दिन चलती नहीं है, चाहे वो राजनीति हो, समाज हो, साहित्य में तो खैर बिल्कुल ही नहीं चलती है। लोग शांति चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि अंततः एक क्वालिटी बची रहे। एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा अभी भी है, बहुत बड़ा समाज का हिस्सा ऐसा भी है जो हर लिखी हुई चीज़ को, हर बनी हुई चीज़ को, हर जो पहले से बनाई हुई संस्था है उस पर संदेह पैदा कर रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी जो चाहता है कि जो अच्छा है, जो उसको, जिस कला को देखने से आनंद आए, जिसको पढ़ने से, पहले जितनी अराजकता थी हमारे ज़माने में, हम जितने अराजक थे, अब उतनी अराजकता नहीं रह गई है। नए दौर में हम लोगों ने, तब भी देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप भी याद आएगा कि हमने 2010-11 में, जब फेसबुक बहुत नई चीज़ थी, हमने एक आंदोलन चलाया था, जो एक विश्वविद्यालय में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से एक कथित रूप से एक टिप्पणी गलत थी, जिसके कारण, और फेसबुक से इतना बड़ा आंदोलन हमने चलाया, सामाजिक आंदोलन, वो शायद पहला ऐसा बड़ा आंदोलन था साहित्य में जिसमें सारे जो मठाधीश थे को लगा था। पत्रिकाएं तो छापती ही नहीं, पत्रिकाएं छापती ही नहीं, इसको बड़ा होने ही नहीं देता, सब जुड़े हुए लोग थे। और छापती भी तो सीमित लोगों तक पहुंचता, वो ये आम लोगों के बीच में बहस गई। ये बात अलग है कि हम लोग उस आंदोलन में जीत पाए या नहीं जीत पाए, लेकिन एक बड़े पैमाने पर हमने ये संदेश दिया कि सबको चुनौती दी जा सकती है, आपके पास ऐसी सत्ता है, विरोध दर्ज कर सकते हैं जनतांत्रिक रूप से आप। अच्छा, कहानियों का क्या हुआ? थोड़ा फिर पॉलिटिकल हो गए हम लोग। कहानियों का क्या हुआ? जानकी पुल का लेखक अगली कहानी कब लेकर आ रहा है, या अगला कहानी भी तो मेरी सारी पॉलिटिकल ही होती हैं, उससे क्या होता है? लेकिन कहानी तो कहानी होती है। कहानी देखिए, बहुत बड़ा बदलाव में, देखिए मेरे साथ दिक्कत है कि मैं संपादक रहा, लिखने होने के पहले, लेखक होने के पहले से मैं संपादक रहा। मुझे बहुत कम उम्र में अशोक वाजपेयी जी ने संपादक बना दिया था, तो मेरे अंदर एक लिखने से पहले ये क्षमता अधिक विकसित हो गई कि क्या किस समय लिखना चाहिए, ये समझने की मुझे, मतलब ये आकलन करने की मेरे अंदर क्षमता पैदा हो गई। और आप ये देखिए, आप खुद इतने अच्छे कथाकार हैं, इस देश में मिलिट्री शासन लगा देना चाहिए। कल किसी ने उसका शेयर किया था, वो एक कहानी भी आपको हमेशा बचाए रखेगी, बहुत अच्छी कहानी है। तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छी कहानियों का क्या हुआ, कहानियों का दौर नहीं है ये। इस समय आप देखिए कि पिछले 3-4 सालों में बहुत अच्छे कहानी संग्रह है, उपन्यासों की तो चर्चा होती है या नॉन फिक्शन की चर्चा होती है। हिंदी में कहानी एक विधा के रूप में, जिस विधा ने हिंदी को आज़ादी के बाद सबसे लोकप्रिय बनाया, वो कहानी विधा थी। नई कहानी के लेखकों की लोकप्रियता का कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो विधा शायद पुनराविष्कार नहीं कर पा रही है अपना। जो सारी कहानियाँ हिंदी की, हमने एक पैमाना बना लिया है, इसमें सांप्रदायिकता का विरोध होगा, इसमें बाजारवाद का विरोध होगा, कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिसको हम गंभीर कहानी के नाम पे, गंभीर कहानी के फॉर्मूले कहते हैं। जो उनसे अलग हट के लिखता है उसको कहानीकार नहीं माना जाता। मान लीजिए मैं प्रेम पे लिखना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे कहानीकार नहीं माना गया। जैसे मान लीजिए, बहुत अच्छा बात बताता हूँ आपको कि मैं प्रेम कहानियाँ लिखता हूँ अक्सर बीच बीच में।
तो मेरे एक इतिहासकार मित्र ने, बहुत अच्छे मित्र हैं और अच्छे इतिहासकार हैं, उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि क्या ये सब बकवास लिखते रहते हो। मैंने घबरा, मैंने कहा क्या यार, कहानी तो है, अच्छी कहानी है, समर हिल में डन हिल। मैं कही क्या डन हिल, समर हिल, ये सब क्या करते हो? देश में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, इसको कौन लिखेगा? मैंने कहा प्रेम पे लिखना कोई ऐसा तो नहीं कि देशद्रोही हो जाना होता है, या प्रेम समस्या नहीं है, प्रेम जीवन पे नहीं है। मतलब प्रेम पे अगर आप लिख रहे हैं तो आप अच्छे लेखक नहीं हैं। इसलिए आप देखिए, जबकि दुनिया के जो महानतम लेखक हुए हैं उन्होंने सबसे ज्यादा प्रेम पे लिखा है। मार्केज का जो सबसे बड़ा उपन्यास है लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा है, जो प्रेम का शायद महानतम उपन्यास है दुनिया की किसी भी भाषा में। तो हमने इन विषयों को निषिद्ध कर दिया कि जो प्रेम पे लिखे, जो इससे बाहर लिखे। और देखिए कि सबसे ज़्यादा कहानियाँ अभी भी जो जिसको माना जा रहा है कि सबसे अच्छी लिखी जा रही कहानियाँ हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कहानियाँ अच्छी नहीं लिखी गई होंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि उनमें वही फॉर्मूले हैं, वही सामाजिक विषमता का द्वंद्व है। मतलब आप देखिए ना, बहस कहाँ तक चली जाती है। बहस ये हो जाती है कि उर्दू को आप, अगर उर्दू को लेके किसी नेता ने कुछ कह दिया, आप उसको इस तरह से उर्दू को डिफेंड करने लगते हैं जैसे उर्दू मुसलमानों की भाषा होती है। आप खुद से उस ट्रैप में जा रहे हैं जो ट्रैप सामने वाले ने फेंका है। उर्दू को इस समय मुसलमानों की भाषा कहना, उर्दू के साथ उर्दू को न समझ पाने का। आप देखिए कि उर्दू के जितने समकालीन शायर हैं, तहजीब हाफी का मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और लाखों आबादी इस देश में है जो तहजीब हाफी करती है। उसको नहीं पता। उर्दू का जो शायर है उसको उर्दू वाले कहते हैं इसने जुबान खराब कर दी हमारी, ये शायर थोड़ी है, ये तो मकबूल हो गया। ऐसी मकबूलियत है उर्दू ने इस समय। आप देखिए उर्दू पढ़ने लिखने वाले सच में बहुत कम होते जा रहे हैं। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहाँ उर्दू सबसे पहले से दिल्ली में पढ़ाई जाती रही है। वहाँ उसी कॉलेज के साथ गालिब का किस्सा जुड़ा हुआ, मदरसे से शुरू हुआ था और गालिब वहीं पढ़ाने आए थे उर्दू। जो उनको प्रिंसिपल रिसीव करने नहीं गए थे तो वो छोड़ के नौकरी चले गए थे, ज्वाइन ही नहीं किया उन्होंने। वहाँ उर्दू पढ़ने वाले लोग नहीं आते और कहीं भी नहीं आते हैं। उर्दू में जो सबसे बिकने वाली किताब होती है वो 500 की किताब होती है। मैं आपको बहुत बात चल रही है तो फिर बताता हूँ कि अहमद फराज साहब हिंदुस्तान बहुत आते थे। अहमद फराज साहब अशोक वाजपेयी जी के बहुत अच्छे दोस्त थे और जिनके यहाँ वो आते थे दिल्ली में, कामना प्रसाद जी उनके प्रमोटर थे हिंदुस्तान में, तो वो मुझे बता देती थी कि फराज साहब आए हुए। तो फराज साहब से मिलने में बहुत जाता था, बहुत तो नहीं, मैं 7-8 बार उनसे मिला हूँ। एक बार फराज साहब ने कहा कि इस बार मैंने ये किया है कि मुझसे नहीं, मतलब किसी और बड़े आदमी से बात कर रहे थे कि मैंने तो ये किया है कि 50,000 रुपये सालाना दे दो, मैंने प्रकाशक को किताब दे दी। मैं बहुत हैरान हो गया कि इतना बड़ा शायर जो इस बर्रे सगीर का, इस उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा शायर जो है, वो कह रहा है कि मैंने सालाना 50,000 रुपये में अपनी किताब प्रकाशक को दे दी, तो इसकी भी किताब, इसको भी इतनी ही रॉयल्टी मिलती है। तो मैं चौंका, तो मुझे पता चला कि उर्दू में रॉयल्टी देने का चलन है और इतनी किताबें बिकती ही नहीं है, 400, 500, 600। पाकिस्तान के एक प्रकाशक ने मुझसे बात की सबसे पहले कश्मीर नामा का उर्दू तर्जुमा करने के लिए। तो मैंने कहा भाई अब जो मैं कहता हूँ कि इतना एडवांस वगैरह वगैरह, उसके बाद उसने कहा हुजूर आप एडवांस की बात कर रहे हैं, ये पहली किताब होगी जो बिना पैसा लिए हम छाप रहे हैं। तो पैसा लेके छापने का ये हालत उर्दू की है, ये सच्चाई है और ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें, एक तो आप प्रोफेसर हैं, आप लगातार नई पीढ़ी के संपर्क में हैं, दूसरा आप जानकी पुल चलाते हैं। हम सब ने ब्लॉगिंग शुरू की थी लेकिन हम सब एक समय के बाद बंद कर दिया हमने। असुविधा बहुत दिनों तक मैंने भी चलाई, आपको पता है। लेकिन उसी समय आपने जानकी पुल शुरू किया, फिर उसको आप लगातार चलाते रहे, उसको थोड़ा आधुनिक भी बनाया, उसमें ऑडियो विजुअल भी डाला आपने, और वो आप लगातार कर रहे हैं। अब तो आपने नए संपादक को उसको सौंप दिया है, तो एक तरह से आप उसके संस्थापक की भूमिका में आ गए हैं। और जानकी पुल का अगर मैं सबसे बड़ा रोल कोई कहना चाहूँ तो ये कहूँगा कि नई आवाज़ों को, असुविधा पे मेरी यही कोशिश थी लेकिन मैं कविता में ही रह गया, कविता से आगे नहीं बढ़ा। जानकी पुल पे आपने हर तरह की नई आवाज़ों को जगह दी है, कविता में भी दी है, कहानी में भी दी है, उपन्यास आया तो उपन्यास का हिस्सा भी छापा है आपने, और लगातार यूथ से आप उस तरह से संवाद कर रहे हैं, कॉलेज में संवाद कर रहे हैं। 90 के यूथ के अंदर जो हमारे अंदर वो थी एक एहसास कमतरी हिंदी को लेके, आज के यूथ के अंदर आप वो पाते हैं? एहसास कमतरी और नहीं। इसी के बहाने जानकी पुल की पूरी यात्रा पे मैं एक टिप्पणी चाहता हूँ। ये तो देखिए वही जो आपने शुरू में ही कहा कि युवाओं को बहुत जगह दी, वो एक मेरा अपना भी दर्द था कि मैं बहुत, हमारे पास छपने का माध्यम ही नहीं था। हम कितनी ही कोशिश कर लें, जो बड़ी पत्रिकाएं जो थी वो हमें नहीं छापती थी, और जब तक वो नहीं छापती हम लेखक नहीं होते। तो बहुत लंबे समय तक मुझे किसी ने नहीं छापा, जबकि उनमें से ज्यादातर इंकार की जो चिट्ठियां आती थी वो हम लोग संभाल के रखते थे। मैं ये नहीं समझ पाता था। ये मेरे अंदर था कि युवाओं को बहुत दिनों तक, अगर आप, फिर मुझे तब छापा गया जब मैं खुद छापने की स्थिति में संपादक हो चुका था, मुझे सब छापते थे। तो उस स्थिति तक आपको पहुंचना पड़ता था, बड़ी पत्रिकाओं में बड़े संपादकों तक पहुंचने के लिए। तो मुझे लगा कि एक ऐसा होना जो युवाओं की बहुत सारी, हो सकता है मैंने तो फिर भी लगा संघर्ष करता रहा कि मुझे छपना ही है,
बहुत सारे लोग 1-2 साल में छोड़ देते होंगे कि कौन इतना हाँ पढ़े बिल्कुल जाने होता है। कैजुअल लेखक मैं हो एक जाते छोटी सी होंगे। कहानी फिर सुना दे रहा हूँ। एक बड़ी पत्रिका में मैंने एक लंबी कविता भेजी, तो भेजी, फिर कोई जवाब तो आया नहीं। 2 साल बाद बहुत सारी चीजें हुई, फिर उनका फोन आया, अशोक तुमने आज तक मुझे कविता नहीं भेजी, मुझे एक नई कविता। उनका 2 साल पहले भेजिए, छापना और छाप लो। तो जो 2 साल पहले कविता नहीं छपने लायक थी, 2 साल बाद जो है वो कायदे से छप गई, फोटो वोटो लग के। ये हम लोगों ने झेला है जी। बिल्कुल, बल्कि जानकी पुल कहानी, इससे मुझे ये ध्यान आया कि जो कहानी जानकी पुल है, जो पुरस्कृत हुई और उसके बाद उस कहानी को सभी लोगों ने नाम लिया। मैंने खैर खुद ही उसके नाम पे ब्लॉग खोला, वो अलग बात है, लेकिन उस कहानी को उस प्रतियोगिता में भेजने से पहले मैंने हिंदी की जो 2 बड़ी पत्रिकाएं थी, उन दोनों के संपादकों को भेजा था कि आप छाप लो। दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। दोनों ने रिजेक्ट किया और दोनों ने अलग अलग कारण बताया, जो मुझे आज एक ने कहा कि ये कहानी शुरू में ही खुल जाती है। मैंने कहा मैं रोमांच रहस्य कथा थोड़ी लिख रहा हूँ। ईमेल आता है उसमें कहानी, उन्होंने कहा नहीं इसको थोड़ा ऐसा बनाओ। दूसरे संपादक भी दोनों बड़े थे, मैं उनके कहने पे ही हिंदी में लिखता था। उन्होंने कहा कि यार मतलब ठीक है, प्रेम कहानी थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा और उसमें मानसल प्रेम कहानी बनाओ। मैंने कहा उसमें प्रेम ही नहीं है, तो कहानी है कि वो मिलना तो होता नहीं है जी। तो लेकिन फिर मैंने कहा, मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये कहानी इसी रूप में छपनी चाहिए, क्योंकि मैं जो कहना चाहता हूँ मैं इसमें कह गया हूँ। बिल्कुल। तो मैंने उसको भेज दिया। फिर जब पुरस्कार मिला, उसको प्रथम पुरस्कार मिला उस प्रतियोगिता में, सहारा समय कथा चयन प्रतियोगिता, उसमें नामवर सिंह भी जूरी में थे, और मनोहर श्याम जोशी भी थे, विश्वनाथ त्रिपाठी भी थे और सुधीश पचौरी भी। उसके बाद उन्हीं संपादकों ने बार बार उस कहानी को हिंदी की प्रमुख कहानियों के रूप में गिना। तो ये तो मुझे ये डर था कि युवाओं को वो मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल, कि उनको इतना इंतजार नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने चुन चुन के, आज तक भी मैं जो बड़े लोग माने जाते हैं हिंदी के, उनको मैं वहाँ छापने से पहले मैं किसी कोशिश करता हूँ, कोई सीतामढ़ी का रहने वाला या कोई और दूर का रहने वाला, कोई महाराष्ट्र से रहने वाला, कोई आसाम का रहने वाला भेजता है कोई कविता कहानी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी तरह अगर है लगाने लायक तो उसको लगा लेना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। और उसमें बहुत सारे लोग इस दौर में निकले, जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने ये स्वीकार किया कि जानकी पुल का उनके लेखन में योगदान है, या उसके संपादक का ना भी सही, जानकी पुल का योगदान है। मैं हमेशा अपने आप को बहुत पार्श्व में रखा, मेरी अपनी कोई दृष्टि उसमें नहीं दिखती है, मैं ऐसा वैचारिक रूप से मेरी कोई दृष्टि नहीं दिखती है, सबको छापा जो युवा है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं अपने ढंग के लोगों को जगह दूं। मैं ये चाहता था कि हर तरह के लोगों को जगह मिले, लोकप्रिय लेखन को उतना ही जगह मिले जितना गंभीर लेखक उनको मिलता है, उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। उसके कारण नुकसान मुझे बहुत ज़्यादा ये हुआ कि जैसे मेरी जो सबसे जो प्रिय किताब है अपनी, वो कोठागोई है, क्योंकि उसके लिए मैंने लंबा 8 साल 10 साल या और भी शायद ज़्यादा समय उन तवाइफों के बीच नियमित रूप से मैं रहा, उनके बीच समय बिताया, तब मैंने लिखी। तो मुझे हिंदी के सारे बड़े लोगों ने कहा कि ये एक लोकप्रिय किताब है। मेरे उस शोध को महत्व नहीं दिया, क्योंकि मैं उसको लोकप्रिय नहीं मानता हूँ, मैं उसको एक महत्वपूर्ण किताब मानता हूँ। और कोठागोई भी आपको मैं उसका लिंक भी अलग से दे दूंगा। वो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुजफ्फरपुर और उसके मुजफ्फरपुर के आसपास, क्योंकि मैं 8वीं में था तब एक शादी में गया था, और उसके बाद 3-4 बड़े लोग निकल गए उस तरफ, और बच्चे तो निकल जाते हैं उनके साथ, वो मैं उनके साथ चला गया। बाद में जब पता चला कि उस वाले इलाके में गए थे तो अच्छी खासी पिटाई विटाई हुई। तो पहली बार आपका, जब मैं वो कोठागोई आपकी पढ़ रहा था, तो मुझे वो घटना पुरानी याद आई, और बहुत खूबसूरत तरीके से, और उसके लिए मेरी अलग से बधाई इसलिए लीजिए कि बहुत संवेदनशील तरीके से आपने उसको लिखा है, जबकि उसमें मजे लेने के पूरे चांसेस थे। आप इतना मजा ले सकते थे कि वो एक अश्लील किताब और उनकी जो सम्मान था उसको मैं आप उसको अश्लील किताब बना सकते थे, मजा लेने वाली किताब बना सकते थे, लेकिन आपने उनकी गरिमा मेंटेन रखी है, स्त्रीयोचित जो उनकी गरिमा है, और जो उनकी मजबूरियां हैं, जो पूरी सामाजिक हालात हैं, बिल्कुल आप बहुत कायदे से उसको लेके आए हैं। तो उसको उस तरह से महत्व नहीं दिया गया। लेकिन क्योंकि एक बड़ा कारण था, जैसे ही मैंने ब्लॉगिंग शुरू की और जानकी पुल के माध्यम से मैं आया, तो मुझे सारे बड़े लेखकों ने उस समय ये समझाने की कोशिश की, ये तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, क्योंकि इस समय जो तुम्हारा कैरियर बतौर लेखक है बहुत ऊंचाई की ओर जा रहा है, और तुम इसको ख़त्म कर लोगे। मैंने कहा इसको और बढ़ेगा, इतने हिंदी का दायरा बढ़ेगा, हिंदी में पाठक बढ़ेंगे, तो मेरा भी तो विस्तार होगा बतौर लेखक, आपका भी तो विस्तार होगा। और आज वो सारे लेखक आप देखिए फेसबुक पे, कौन लेखक नहीं है जो नहीं है, ये हमारी आपकी कॉमन कहानी। कौन लेखक नहीं है जो वहाँ पे गॉसिप नहीं कर रहा है, कौन लेखक है जो अपने किताब का प्रचार नहीं कर रहा है। जिन चीज़ों का विरोध हिंदी के वो सारे लोग, मठाधीश या वैचारिक परंपरा से जुड़े, बल्कि हम लोग सीख गए कि कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, और बुढ़ापे में लोग आके बहुत खराब तरीके से प्रचार कर रहे हैं। कई बार तो मैं बताता हूँ कि ऐसे मत कीजिए, किसी का मेल आया है तो उसको चिपकाने से प्रचार नहीं होता है, वो गोपनीय और आपकी व्यक्तिगत चीज है। कोई व्यक्ति को अगर पब्लिक स्पेस में खुद नहीं आना चाह रहा है तो आप उसको क्यों लाना चाह रहे हैं? अगर मुझे प्रभात ने व्हाट्सएप किया हुआ है तो मैं कभी नहीं लगाऊंगा, शुक्रिया बोल के बात खत्म कर दूंगा उसकी। तो वही कह रहे हैं कि प्रचार का महत्व तो नहीं समझते, लेकिन हर पूरे अब तो सभी हिंदी की सभी पीढ़ियों ने उन्हीं चीज़ों को अपनाया है जो फेसबुक एक
लगभग मुफ्त माध्यम है, सिवाय आपके समय के और कुछ नहीं लेता है। उसको सोशल मीडिया को सबने लिया है, लेकिन फिर भी देखिए बड़े बड़े आश्चर्य की बात है कि इसमें माध्यम में कोई खर्च नहीं है, कोई बहुत पूंजी नहीं लगानी पड़ती है, तब भी बहुत कम लोग क्यों ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत कम लोग क्यों हिंदी का वेबसाइट चलाते हैं। ये फिर बात वहीं जाती है कि हिंदी को लेकर लोगों के अंदर अभी भी जो थोड़े बहुत लोगों जिनको आत्मविश्वास होता है वो अशोक कुमार पांडे हो जाते हैं कि उस भाषा को अगर आप आत्मविश्वास के साथ उसमें काम करें किसी चीज़ को लेकर, तो ऐसे सारे यूट्यूबर जिन्होंने हिंदी में काम किया वो सब ऐसे लोग हैं जो हिंदी के लेकर आत्मविश्वास है उनके अंदर। लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हिंदी में क्या होगा, तो हिंदी में क्या होगा, फिर तो कुछ भी करने से क्या होगा, लिखने से ही क्या होगा, पढ़ने से ही क्या होगा, पढ़ाने से ही क्या होगा। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसके माध्यम से आप कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बात सबसे मायने रखती है। कुछ होगा या नहीं होगा ये तो कोशिश नहीं करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल थोड़ा सा अलग तरह का कर लेते हैं। एक ये मैं प्रोफेसर प्रभात रंजन से सवाल पूछ रहा हूँ, हिंदी के बच्चों के लिए कितना कैरियर है और क्या कैरियर है? हिंदी के बच्चों के लिए जो सबसे बड़ा कैरियर है वो तो यही है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितनी नई चीज़ें विकसित हुई हैं उसमें उनके लिए बहुत बड़ा कैरियर है। लेकिन ये हिंदी विभाग नहीं पढ़ा रहा है। हिंदी विभागों में जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है, जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं उससे खुद नहीं कनेक्ट कर पाता हूँ। मतलब मैं मान लीजिए कर जाता हूँ क्योंकि मैं वही पढ़ के आया हूँ, लेकिन जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा होता हूँ मैं ये देख रहा होता हूँ कि वो इस कविता की व्याख्या का मतलब वो नहीं समझ पाते हैं कि आखिर क्यों, इसको पढ़ने से क्या होगा। लेकिन उनको टेक्नोलॉजी से, उनमें से जो बच्चे टेक्नोलॉजी जानते हैं, जो बच्चे कई भाषाएं जानते हैं, जो बच्चे मतलब इतर जो पढ़ाया जा रहा है हिंदी के नाम पर उसी इतर जो भी जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कैरियर है। लेकिन अगर उसी के माध्यम से कोई कैरियर बनाना चाहे तो वही जैसे 90 के दशक में हम आए थे हिंदी में, तो वही था कि क्या बनोगे, मास्टर बनोगे स्कूल में या कॉलेज में, या पत्रकार बनोगे, जिसमें कि पत्रकार की छवि ये थी कि जीन्स पहनेगा और ऊपर कुर्ता पहनेगा। तो ये सब ग्लैमरस कैरियर नहीं माने जाते। हिंदी अनुवादक बनेगा किसी तरह, या प्रूफ रीडर भी उसमें बड़ा कैरियर होता है। मैं आज किस्से सुना रहा हूँ, दोस्तों के साथ बैठने से यही फायदा होता है, अपने किस्से याद। 10-15 साल पहले मैंने प्रोफाइल बनाकर किसी जॉब वाली साइट पे डाली थी और उस समय नौकरी से मैं उबा हुआ था, लग रहा था हिंदी में कुछ काम करने को मिल जाए तो वही करूंगा। तो जितना ट्रांसलेशन किया था और ये वो और अंग्रेजी में जो लिखा था सब लगा दिया था। साल भर पहले मेरे पास वहाँ से एक वो आया, मेल आया, बाकायदा मेल आया, जिसमें मुझे एक जॉब ऑफर की गई थी, जो कोई कंपनी थी जो अपने सारे प्रोडक्ट इंडिया में लेके आ रही थी और उसके जो लेवल्स होते हैं बाकी सब होते हैं उसको हिंदी करना, नंबर 1। और दूसरा कि उसको क्या लोकलाइजेशन नाम दिया गया था और पोस्ट का नाम दिया गया था समथिंग कंसल्टेंट लोकलाइजेशन और समथिंग। और उस सैलरी में अच्छी खासी सैलरी थी, मतलब वो लाख में थी, हजार में सैलरी नहीं थी। तो ये एक चीज है कि टेक्नोलॉजी को अगर हम समझते हैं पहली बात, और दूसरा अगर हम अपना थोड़ा विस्तार कर पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हिंदी के विद्यार्थियों के लिए काम नहीं। देखिए जो सबसे बड़ी बात है अशोक जी वो ये है कि हिंदी में इस समय सबसे बड़ा जो काम है ना, लिखने का काम बहुत बड़ा है। घोस्ट राइटिंग, अब सीधे सीधे जॉब आते हैं, घोस्ट राइटिंग के एडवर्टीजमेंट आते हैं, घोस्ट राइटर चाहिए। मुझे खुद ऐसे कई बड़े ऑफर मिले जो बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन ऑफर्स पे मैंने काम किया भी होगा तो मैं क्यों बताऊंगा, जो बहुत बहुत पैसे मिलते हैं। और लेकिन लिखना तो आना चाहिए। जो सबसे बड़ा हरास हुआ है, जो आपका वो सवाल बीच में रह गया था कि युवाओं को पढ़ाते हैं, युवाओं से जुड़े हुए हैं, वो धारा बदल गई थी। उसमें मैं जो बात कहना चाहता था वो ये कहना चाहता था कि हम लोग अपने समय में जब हिंदी लिखते थे ना, हाथ से ही लिखते थे, बिल्कुल अशुद्ध नहीं लिखते थे। शुद्धता, हिंदी हमारी शुद्ध हो, जो वर्तनी बोलते भले थोड़ा अशुद्ध थे, स नहीं कर पाते थे, लेकिन लिखने में गड़बड़ नहीं होती थी। बोल जाता हूँ, लिंग की दिक्कत हो जाती है, ये तो स्थानीयत प्रभाव है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिखने में हम वही मानक हिंदी लिखते थे जो लिखा जाना चाहिए। आज हमारे सामने मैं सैकड़ों बच्चों को पढ़ाता हूँ हर साल, और कई साल मिला के भी उन सैकड़ों बच्चों में मुझे ऐसे 5 या 10 भी नहीं मिलते हैं, 10 तो बहुत बड़ी संख्या है, जो हिंदी शुद्ध लिख सकते हो। सबसे बड़ी मांग इसकी है ना कि अगर आपको बतौर हिंदी लेखक या हिंदी अनुवादक को जो जॉब मिलेगा, उसको ऐसा तो लिखना चाहिए ना कि जिससे भाषा तो शुद्ध आनी चाहिए ना, सही हिंदी हो, भाषा शुद्ध लिखना। जो सारा जो टेक्नोलॉजी के कारण जो माध्यम बढ़े हैं, जैसे यूट्यूब और तमाम इस तरह के जो माध्यम, इंस्टा और के माध्यम से जो बढ़ा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है, शुद्ध भाषा वाले लोग बहुत कम हैं। शुद्ध यहाँ पे कोई संस्कृत निष्ठ की बात नहीं हो रही है, ग्रामर और वर्तनी की बात हो रही है, स्पेलिंग और ग्रामर सही होनी चाहिए। आप हिंदुस्तानी बोलिए ना, लेकिन अच्छी हिंदुस्तानी बोलिए, क्या दिक्कत है, बोलिए। तो बोलने वाली भाषा जो है वो सब लोग शुद्ध बोल रहे हैं, लिखने वाली भाषा जो है वो सब खराब लिख रहे हैं। ये एक बड़ा प्रभाव है जिसको मैं रेखांकित करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि मैं लगातार इस कोशिश में होता हूँ कोई अच्छा लिखने वाला हो तो उसको मैं ग्रो करूँ जानकी बुल के माध्यम से। और
सही में इस तरह के बहुत सारे घोस्ट राइटर वाली बात मैंने मजाक में नहीं की, बहुत सीरियसली की कि जॉब आते हैं, बहुत ज़्यादा जॉब आते हैं। आजकल हर आदमी जो है वो कुछ लिखना चाहता है। कोई बड़ा व्यापारी है, मान लीजिए कोई मिठाई की बहुत बड़ी दुकान चलाता है, चेन चलाता है, उसको लगता है कि मुझे भी तो कुछ लिखना चाहिए, आत्मकथा मेरी आनी तो भाई चाहिए। आ जा तू लिख। वो अपना सुनाएगा कि मेरे दादाजी जो थे वो मावा बिल्कुल। बेचते थे, मेरे पास तो भी आप आया सुनो कि कहानियां सुनो, फिर आप उसको अपने शब्दों में लिखो। बिल्कुल। लेकिन लिखना ही आपको नहीं आएगा तो आप सुन तो बहुत अच्छा लोगे। तो ये जो बोलचाल की भाषा बहुत अच्छी हो गई है और सब अच्छा बोलने लगे हैं कैमरे के सामने आने के लिए, इंस्टा पे देखिए। लेकिन वो सब लोग अगर आप ध्यान देंगे, जो रील्स बनाने वाली जो पीढ़ी है, भाषा की अशुद्धि बहुत होती है, की छोटी छोटी गलतियां जो हिंदी में। और जैसा कि प्रभात भाई ने कहा कि अंग्रेजी की गलतियां सुधारने के लिए तो बहुत इंस्टीट्यूट है, बहुत लेकिन हिंदी इंस्टीट्यूट में ग्रामर और स्पेलिंग सुधारने वाला कोई नहीं है। बल्कि बहुत दिलचस्प बात यह है कि आप देखिए कि फेसबुक पे जो लोग हिंदी सुधारने के काम में लगे रहते थे, सबसे ज़्यादा धुलाई उन्हीं की होती थी। हाँ। ओम थानवी जी, पंकज सिंह हमारे जो कवि थे, वो सबकी भाषा सुधारते अरे थे। हमारे आदरणीय मृणाल पांडे जी, मृणाल उनको लोग पांडे जी क्या-क्या कह ट्विटर देते हैं। पे सबकी बिल्कुल। भाषा सुधारती, तो हम्म, इनको निगेटिव रूप में देखा जाने लगा, इसलिए क्योंकि भाषा क्यों ठीक करता है यार, बिल्कुल। भाषा तो हमारी ऐसी होती है जी। तो अगर हिंदी माध्यम टाइप से हिंदी मीडियम टाइप से हिंदी मीडियम टाइप में जाना है तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, और दूसरा कम से कम जिस हिंदी मीडियम के आप हैं उसको ढंग से लिखना ज़रूरी है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत तरह की होती हैं और कई बार हमको समझ में तब आती हैं जब हम कॉलेज से बाहर निकलते हैं, बाहर करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप जो भी कर रहे हैं उसका एक खास तरह का एक्सपर्टीज़ आपके पास हो। बिल्कुल। अगर आप लिख रहे हैं तो लिखने का, बोल रहे हैं तो बोलने का। कई बार आपको कैमरे पे लगता है कि ये आदमी बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन 20 साल 30 साल प्रैक्टिस होती है जिससे वो वहाँ पे आता है, और वो प्रैक्टिस लगातार ऐसे लोगों के साथ भी होती है जिनसे डांट पड़ती है। तो ये तो रही कैरियर वाली बात। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात शुरू में हुई थी प्रभात भाई, इस किताब में मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगी, मैं लिखूंगा तो इसको रेखांकित करूंगा, कि हमारे यहाँ जो प्रोग्रेसिव होना मान लिया जाता है कि अगर बिल्कुल, आप बिल्कुल। इस खास खांचे में नहीं बैठते हैं, धोती पहने हैं तो रिग्रेसिव हैं, जीन्स पहने हैं तो प्रोग्रेसिव हैं, इसका हमने बहुत नुकसान उठाया है। बहुत ज़्यादा। प्रोग्रेसिव होना कपड़ों में और भाषा में नहीं होता है, वो विचार में होता है। और अगर एक तरह के लोगों को आप किनारे करते जाएंगे तो जहाँ जगह मिलेगी वहाँ स्टैब्लिश हो जाएंगे, फिर आप दुखी होंगे। और मज़ेदार बात यह कि जो लोग सबसे ज़्यादा हमको सिखाते थे वो सबसे पहले कन्वर्ट हुए। हमारे समय में जो लोग एसएफआई के सबसे बड़े नेता होते थे, वो सब फाइनली मास्टर्स करने के लिए अमेरिका चले जाते थे। हम लोग शोर मचाते थे कि वो चल अमेरिका चल के, कृष्णेंदु रे अमेरिका चले गए, देखिए अमेरिका के खिलाफ ही तो लड़ रहे थे। तो कहते थे कि अमेरिका में जाके पढ़ने से ही तो उनसे लड़ने की रणनीति हम बना पाएंगे। तो इसके लिए हम और उनसे 90% लोग वापस नहीं आते, वहीं चले एडजस्ट हो जाते हैं, किसी जी। बड़ी दुनिया के बड़े जी। संगठनों में चले जाते हैं। तो जो भी मीडियम है उसको टाइट रखिए। प्रभात भाई बिल्कुल। से बात करके मुझे बहुत मजा आया, आप लोगों को भी सुनने में मजा आया होगा। ये किताब हिंदी मीडियम टाइट पढ़ेंगे तो मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी खरीदना आपके ऊपर है। इसके लिंक वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगले संडे को फिर किसी लेखक से मुलाकात होगी, फिर किसी किताब पर बातचीत होगी। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई।